धनिया की खेती किसान पत्तियों और दाने के लिए करते हैं। फिलहाल अभी दाने वाली फसल की हम चर्चा करेंगे। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी खेती की है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में जरूरी कार्यों को करना पड़ता है, जिनके बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बेगूसराय की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा। धनिया की खेती उपजाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धनिया जो है वो एक तरीके से हमारा मसाला खेती के रूप में आता है। और वर्तमान समय में धनिया की खेती करके किसान भाई हमारे अपने जो खेत है उसका फसल चक्र भी बदल सकते हैं, जिससे खेत की भूमि में सुधार होता है और मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो अभी जो धनिया है वो लगभग अभी 3 से 4 पत्ती की अवस्था में आ गया है और ऐसी अवस्था में पर समय समय पर सही तरीके से सिंचाई बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, तापमान में कमी आ रही है और यदि आपकी भूमि जो है सूखी हुई है तो हल्की सिंचाई धनिया में कर दें ताकि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो। इसके साथ ही साथ यह भी देख लेना आवश्यक है किसी प्रकार का खरपतवार खेत में है कि नहीं। यदि खेत में किसी तरीके का खरपतवार दिखाई दे रहा है तो उसको जो है श्रमिक के द्वारा उसको हटवा दें। इससे क्या होगा कि यदि आप इसमें श्रमिक के द्वारा इसको निकाई करवाते हैं तो इससे भूमि जो है वो भूमि में अच्छे तरीके से वायु का संचार हो जाएगा और पौधे की बढ़वार अच्छा होगा। हमारे किसान भाई थोड़ा सा इसका भी ध्यान दें कि धनिया में मुख्य रूप से हमारे किसान भाई सोचते हैं इसे किसी खाद की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो ऊसर जमीन में उत्पादित होने वाली फसल है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखिए तो ये ऐसा नहीं है। प्रत्येक फसल को पूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम खाद के माध्यम से देते हैं। तो धनिया के खेत में अभी हल्की सी पहली सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और लगभग 25 किलोग्राम पोटास जो है प्रति एकड़ की दर से खेत में छिड़काव कर दें। इससे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के साथ ही साथ दाना और फल फूल काफ़ी अच्छी मात्रा में आएगा। चूर्णिल आसिता रोग इरिसिफी पॉलीगॉन कवक के द्वारा फैलत रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों एवं शाखा सफेद चूर्ण की परत जम जाती है। अधिक पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही साथ एक वायरस जनित बीमारी भी हमारे धनिया की खेती में आता है, जिससे कि जिस पौधा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और आगे चलकर उसमें जो बीज आता है उसमें भी उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और उसमें सही तरीके से बीज नहीं बनता है और फूल भी सही तरीके से नहीं लगता है और बीज भी सही तरीके से नहीं बनता है। तो ये वायरस जनित जो बीमारियां होती हैं ये तो मुख्य रूप से बीज का अगर सही शोधन नहीं करते हैं तो ये पौधे में आ जाता है। इसलिए किसान भाई जो भी बीज लगाएं वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो और उसको दवा से शोधित करके ही लगाएं और किस्म जो है उस ऐसी किस्म का चयन करें जो कि ये वायरस जनित बीमारी के लिए रेजिस्टेंस हो, यानी प्रतिरोधक क्षमता हो। माहू चेपा। धनिया में मुख्यतः माहू चेपा रस चूसक कीट का प्रकोप होता है। इस कीट के हल्के हरे रंग वाले शीश व प्रौढ़ दोनों ही पौधे के तनों, फूलों एवं बनते हुए बीजों जैसे कोमल अंगों का रस चूसते हैं। रोकथाम के लिए ऑक्सीडेमेटान मेथाइल 25 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथियोड 35 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 EC 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम होगा और ठंडा बढ़ेगा तो पाले का प्रकोप भी इसमें धनिया में हो जाता है। इसमें पत्तियां जो हैं वो बैगनी कलर की हो जाती हैं और एकदम पीली पड़ जाती हैं और पौधे इससे ऐसा होने से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके बचाव के लिए बाजार में एंट्राकॉल नामक दवाई मिलता है, जिसको कि 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमारे किसान भाई स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे पौधे पर। तो पाला आने से पहले ही इस दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो पाला से पौधा जो है उसका बचाव हो जाएगा। जब पाला पड़ने की पूरी संभावना दिखाई दे तो डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड नामक रसायन 75 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी का
50% फूल आने की अवस्था में 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से फसल पर पाले का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी चूंकि धनिया का पत्ता पेड़ उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम कम से कम 2 कटाई करके भी बीज उत्पादन लेना चाहेंगे तो आपको पत्ती के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। तो इन कुछ बातों का अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखते हैं तो धनिया के फसल में आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कीटबाधी का प्रकोप भी नहीं होगा और साथ ही साथ पौधा भी सुरक्षित रहेगा और प्रति हेक्टेयर अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक खाद है जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की रक्षा करता है। ये गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध के साथ ही दही और घी से बनता है। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गौमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडवा, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। छिड़काव के साथ खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में
500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीजों पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुआई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधशाला से पौध निकालकर घोल में डुबोएं और रोपाई करें। पौधारोपण या बुआई के पश्चात 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका प्रयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। कोई चीज दिखाई दे तो उसका मुकाबला करना आसान होता है, मगर छिपे हुए गुप्त शत्रुओं से पार पाना वाकई कठिन होता है। ऐसे ही होते हैं नजर न आने वाले निमेटोड। इन खतरनाक कीड़ों से अपनी फसल को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं। ये मिट्टी में रहकर कई फसलों को हानि पहुंचाते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में इनके द्वारा काफी हानि होती है, इसीलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। इस बारे में बता रही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निशा केसरी। सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है जो बहुत छोटा होता है। सामान्यतः हमारे पेट में भी पाया जाता है केचुआ, वो भी एक सूत्रकृमि होता है। लेकिन पौधों में जो सूत्रकृमि पाया जाता है उसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है और बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन यह छोटा सा जंतु भी काफ़ी ज़्यादा हमारे फसलों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है और उसके मुंह में भाले के आकार का एक अंग बना होता है, जिससे वो पौधों के जड़ों को छेद करता है। और ये छेद करने के बाद उस पौधों की जड़ों की कोशिकाओं से सारा द्रव चूस लेता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और इसकी वजह से पौधों में जड़ गांठ या जड़ में गलन, जलन, इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सूत्रकृमि भी बहुत तरह का होता है, लेकिन यह जड़गांठ सूत्रकृमि होता क्या है कि इसकी जो मादा होती है वो जड़ के अंदर जाके बैठ जाती है और पूरे जड़ को एक ही जगह बैठ के खाती रहती है। और एक मादा कम से कम 400 से 500 अंडे देती है और यह मिट्टी में पड़ी रहती है। और जब आप दूसरी फसल को आप लगाने जाते हैं तो उस फसल पर भी इसके बच्चे आक्रमण कर देते हैं और अंदर जाके उसको खाने लगते हैं। तो मान लीजिए कि जहाँ आपने बिछड़ा लगाया है वो मिट्टी अगर संक्रमित है सूत्रकृमि से, तो वो वहाँ से अपने आप आ जाएगी। और या फिर आप जहाँ पे आप लगाने जा रहे हैं और वह मिट्टी संक्रमित है तो उससे भी यह उसके जड़ों के अंदर आ जाता है।
तो इसके उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पौधशाला को अच्छे से मिट्टी में नीम की खल्ली 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मिलाएं और उसमें आप फॉर्मेलिन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेलिन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, जिसका आप 30 मिलीलीटर फॉर्मेलिन प्रति लीटर पानी में मिला के और मिट्टी को मिला के और उसमें आप पॉलीथीन से ढक के कम से कम 1 सप्ताह आप उसको ढक के रखें। तो इससे क्या होता है कि जो सनलाइट आता है, जो सूरज की रोशनी आती है, उससे अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और ये फॉर्मेलिन भी उसको सूत्रकृमि को मार देता है, जिसके कारण आप जब उसमें बीज लगाने जाते हैं तो आपकी बीज संक्रमित नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये है कि जब आप पॉलीथीन हटाते हैं 1 सप्ताह के बाद, तो उसे 3 से 4 दिन मिट्टी को खूब अच्छे से हल्के कर दें, ताकि उसमें से फॉर्मेलिन का जो विषैला पदार्थ है वो निकल जाए और उसमें आप फिर बीज लगाएं। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो, वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रासायनों का प्रयोग करें। इसके अलावा जब आप खाली खेत में लगाते हैं तो बिछड़ा को आप नीम के घोल में बिछड़ा को डुबो के और तब लगाएं। और खड़ी खेतों में अगर आपको लगता है कि इसमें जड़ गांठ की समस्या आ रही है, 1-2 पौधा में अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें आप कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में फुराडॉन के नाम से आता है। उसमें प्रति पेड़ आप 1 चम्मच छोटी चम्मच से अंदाज से उसके चारों ओर, बिछड़ा के चारों ओर थाला बना के डाल सकते हैं। और थाला बना के डालने के बाद आपको तुरंत उसमें पानी देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा केमिकल में हम फ्यूराडॉन का ही इस्तेमाल केवल कहते हैं, क्योंकि जितना हम दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें तो उतना अच्छा हमारे एनवायरनमेंट के लिए रहेगा। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बड़मू, जिला रांची के राहुल महतो ने। आपने गाय की जर्सी नस्ल की पहचान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल लेती हैं, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती हैं और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती हैं। इसका माथा चौड़ा, आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फुट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। अन्य गायों की तुलना में ये दूध भी जल्दी देने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है, जो अन्य गायों की तुलना में ज्यादा होता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की वजह से ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो गाय अमूमन 40,000 से 60,000 रुपए के बीच में मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय के दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800415155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।